नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ संविधान का। नेक्स्ट टॉपिक आपका है गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्य का राज्यपाल। और राज्य का राज्यपाल किस तरीके से काम करता है, क्या उसकी पावर्स होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस पूरे के पूरे जो ये टॉपिक है इसमें डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है, आपका देखते हैं कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। कुछ कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हम देख लेते हैं। और राज्यपाल से संबंधित कोई भी प्रश्न होगा वो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं संविधान के किस भाग में राज्यपाल के बारे में बताया गया है। तो पार्ट 6 भाग 6 में जो है वो आपका राज्य के राज्यपाल के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 153 में साफ कहा गया है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। राज्य की कार्यपालिका, कार्यपालिका का क्या मतलब होता है। देखिए, कार्यपालिका का मतलब ये होता है कि एक एग्जीक्यूटिव विंग। ठीक है, एग्जीक्यूटिव विंग का मतलब ये होता है कि भाई इस स्टेट को रन करने के लिए एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। जैसे आपका मुख्यमंत्री, ठीक है, उसकी कैबिनेट, ठीक है, उसके मंत्री, जितनी भी चीजें जो आपको दिखती हैं वो सब एग्जीक्यूटिव विंग के अंदर ही आती हैं। ठीक है। और फिर होती है विधायिका, लेजिस्लेटिव विंग कौन सी होती है, जो कि कानून बनाती है। ठीक है। और न्यायपालिका, न्यायपालिका जो न्याय देती है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं में कौन कौन राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की परिषद, राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। ठीक है, एजी जिसको बोलते हैं, एडवोकेट जनरल जो होते हैं, ये सभी के सभी जो है राज्य की कार्यपालिका के अंदर आते हैं। क्वेश्चन सीधा आता है, वो ये कहता है कि निम्न में से राज्य की कार्यपालिका में कौन शामिल है या कौन नहीं शामिल है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है। फिर है राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। वो होता है राज्यपाल। देखिए, दो तरीके की चीजें होती हैं। मैंने आपको मुख्यमंत्री में बताया था डी ज्योर और डी फैक्टो। इन दोनों में क्या अंतर होता है। डी ज्योर का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ दिखावे वाला मुखिया। ठीक है, जिसको जो सिर्फ दिखावे वाला मुखिया होता है। जैसे आपने देखा होगा कि ग्रामीण गांव में चले जाओ या कहीं शहरों में भी चले जाओ कि घर में जो होता है वो हमारी दादियाँ दादी वगैरह तो बैठी रहती हैं सिर्फ देखने के लिए, हाँ घर की मुखिया ये हैं, लेकिन काम कौन करता है, हमारे पिताजी या मम्मी। ऐसे समझ लीजिए आप कि वो सिर्फ दादी जो वो मोहर लगाती हैं, जैसे राज्यपाल सिर्फ मोहर लगाता है, काम मुख्यमंत्री करता है। डी फैक्टो मतलब वास्तविक रूप से जो कार्यकारी प्रमुख होता है वो होता है मुख्यमंत्री, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए, ठीक है, मोहर वाला जो संवैधानिक रूप से जो कार्यकारी होता है वो होता है राज्यपाल। फिर आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करता है। देखिए, एक तो वो राज्यपाल जो है वो राज्य की कार्यकारी प्रमुख भी है। ठीक है, राज्य का भी आपका कार्यकारी प्रमुख है। वो दूसरा काम क्या करता है, वो दूसरा काम करता है कि वो सेंट्रल का एक एक तरीके से वो प्रतिनिधि होता है। ठीक है, सेंट्रल उसको अपॉइंट करके भेजता है, जाइए और जाके देखिए जाके कि स्टेट में क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर आपको कुछ गड़बड़ लगती है तो हमें बताइए, फिर हम वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल जो है वहाँ पर इम्पोज करेंगे। ठीक, इसीलिए राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। दोहरी भूमिका कौन कौन सी होगी। एक तो राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, दूसरा वो सेंट्रल का जो होता है वो प्रतिनिधि होता है। फिर है एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। पहले ये चीज नहीं थी, लेकिन फिर क्या हो गया, धीरे धीरे ऐसा होने लग गया कि एक एक ही राज्यपाल को दो से अधिक जो है राज्यों के राज्यपालों को राज्यपाल बनाया जाने लगा कि एक ही आदमी दो स्टेट संभाल रहा है, तीन स्टेट संभाल रहा है। ठीक है। फिर है राज्यपाल को ना तो जनता चुनती है। राज्यपाल हम कभी देखा है आपने कि राज्यपाल के लिए वोट डाले जा रहे हैं। चलिए, नहीं, राज्यपाल को हम नहीं चुनते। ठीक है। और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति को चुना जाता है, राष्ट्रपति को चुनने के लिए बकायदा मैंने उसमें प्रक्रिया में राष्ट्रपति की आप जाके देखेंगे वीडियो, मैंने पूरी प्रक्रिया बताई है कि किस तरीके से कौन कौन चुनते हैं उसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो। लेकिन ना तो हम राज्यपाल को चुनते हैं, ना ही हम राज्यपाल को जो है क्या नाम है, जनता द्वारा चुना जाता है, ना ही अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो राज्यपाल को क्या कैसे आता है, राज्यपाल को राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और मैंने राष्ट्रपति में बताया है कि राष्ट्रपति कुछ कामों को छोड़कर बाकी पूरी तरीके से वो जो केंद्र का मुख्यमंत्री और उसकी विधान परिषद है, ठीक है, वो आपका जो है मंत्री परिषद जो है, सॉरी, मंत्री परिषद जो है उसके अंतर्गत ही आता है वो। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद जो भी कुछ कहेगी राष्ट्रपति को वो चीज़ माननी पड़ेगी। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्रिमंडल है वो जिस आदमी को कहता है राष्ट्रपति, उसी आदमी को राज्यपाल नियुक्त कर देती है। ठीक है।
केंद्र द्वारा राज्यों की नियुक्ति पर कनाडा कनाडा के संविधान से लिया गया। अब ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है कि केंद्र का जो आपका एक तरीके से जो जो केंद्र में केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की जो ये भावना है, ये कहाँ से ली गई है? ये कनाडा में होता है। कनाडा के संविधान से ये चीज़ आपकी ली गई है। ठीक है, कनाडा में ऐसा ही होता है। तो जब हमारा संविधान बन रहा था उस टाइम पर जो है हम लोगों ने ये चीज़ वहाँ से एक तरीके से ले ली थी। ठीक है, ये भी चीज़ क्वेश्चन आपका आता है। किसी राज्य के राज्यपाल बनने की शर्तें कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी उम्र जो है 35 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। तीसरा, उसे उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां वो रहा हो। मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी आदमी उत्तर प्रदेश में जन्मा और आगे चल के कभी उसको राज्यपाल बनाया जाता है, ठीक है, तो वो जो है राज्यपाल उत्तर प्रदेश में कभी राज्यपाल नहीं बन सकता। या फिर वो जन्मा किसी अन्य स्टेट में लेकिन उसने पूरी अपनी ज़िंदगी जो है वो किसी अन्य स्टेट में काटी है, तो वो दोनों ही स्टेटों में नहीं वो अपॉइंट हो सकता है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। फिर है राज्य का राज्यपाल राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। वैसे 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। भाई प्रसाद पर्यंत क्या होता है? देखिए, वैसे तो वो 5 साल तक रहेगा अगर उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन अगर वो कुछ ऐसी हरकतें करता है या फिर केंद्र की नज़र में वो ठीक नहीं है तो राष्ट्रपति उसको वापस बुला सकता है। ठीक है, प्रसाद पर्यंत मतलब होता है कि जब तक हमारा संरक्षण है तब तक आप रहेंगे, अदरवाइज हमारा जब मन करेगा तब हम आपको हटा देंगे बिना किसी रीज़न के। ठीक है, राज्यपाल अपना इस्तीफा जो होता है वो राष्ट्रपति को देता है, क्योंकि राष्ट्रपति अपॉइंट करता है तो राष्ट्रपति को ही वो इस्तीफा देगा। किसी राज्यपाल को दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। भाई 5 साल हो गए किसी राज्यपाल को तो उसको दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल के पद की शर्तें। शर्तें क्या होती हैं? उसे संसद या किसी विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। भाई राज्यपाल और ये और राष्ट्रपति दोनों में एक चीज़ ये कॉमन आती है कि उसे किसी भी तरीके से राज्य विधानमंडल और केंद्र में किसी संसद में किसी दोनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होना पड़ेगा। अगर वो सदस्य है तो उसको तुरंत इस्तीफा देना पड़ेगा, तभी वो राज्यपाल के रूप में अपॉइंट करा जाएगा। उसे किसी भी लाभ के पद पर नहीं रहना चाहिए। लाभ का पद का मतलब क्या होता है कि मतलब कोई ऐसी चीज़ जो केंद्र के अंतर्गत आती है, जैसे कोई पीएसयू में किसी पीएसयू में आपको हेड बना रखा है। ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं, या फिर सरकार का कोई ऐसा विभाग है, या सरकार किसी ऐसी कंपनी में फंडिंग कर रही है, उसका आपको प्रमुख बना रखा है, या फिर उसमें आप नौकरी करते हो, ऐसी चीज़ों को लाभ का पद बोला जाता है। तो वहाँ पर आपको नहीं होना पड़ेगा। अगर आप हैं तो आप तुरंत वहाँ से इस्तीफा दे दिए, तभी आपको राज्यपाल बनाया जाएगा। अपने कार्यकाल के दौरान उस पर आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। देखिए, अपने जब वो रनिंग में जब वो राज्यपाल होता है तब उस पर व्यक्तिगत रूप से और आपका किसी भी तरीके से आपको आपराधिक कार्रवाई नहीं आपकी उस पर चला सकते हैं। उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसके कार्यकाल के दौरान उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर वो ऐसा कोई कृत्य करता है, कोई काम ऐसा करता है, तो आपका उस पर जो है 2 महीने बाद उस पर जाके आपका कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। राज्यपाल भाई शपथ लेता है। शपथ किसके सामने लेता है? शपथ जो है वो आपका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वही उसको शपथ दिलवाते हैं। अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं तो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के सबसे सीनियर जज जो होंगे वो उनको जो है राज्यपाल को शपथ दिलवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की शक्तियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य राज्यपाल के नाम पर होते हैं। जितने भी स्टेट जो है कोई भी काम करेगी वो राज्यपाल के नाम पर ही होंगे। मतलब मैंने क्या बोला ना कि मोहर के रूप में राज्यपाल को यूज़ किया जाता है। ठीक, फिर है वह मतलब राज्यपाल, वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। ठीक है, जैसे चुनाव होके आया, दल कोई भी दल हो, जैसे कोई भी अगर पार्टी हो उसका बहुमत है तो वो बहुमत साबित करेगा, उसमें से मुख्यमंत्री नियुक्त हो जाएगा। फिर वो मुख्यमंत्री जिन जिन लोगों को कहेगा राज्यपाल से कि इन इन लोगों को जो है आप ये मुख्यमंत्री ये मंत्री का पद दिलवाइए, पद की शपथ दिलवाइए, तो वो क्या करेगा, उन्हीं लोगों को जो है मंत्रियों की पद की शपथ दिलवाता है। वह राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है। महाधिवक्ता का मतलब होता है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल को भी वही नियुक्त करता है। वह मतलब राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है। मतलब जैसे आपका इलेक्शन कमीशन होता है वैसे ही स्टेट में
राज्य स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। जब मैं इलेक्शन कमीशन पढ़ाऊंगा तब उसमें मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगा कि इलेक्शन कमीशन जो होता है वो और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है इन दोनों में अंतर क्या है। बहुत ही छोटा सा अंतर है, ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं, लेकिन वो टॉपिक के समय ही अगर आप समझेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी इतना समझ लीजिए कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो होता है वो आपका राज्यपाल करता है। फिर है राज्य, वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, जैसे जो यूपीएससी यूपीपीएससी होता है या फिर स्टेट की जो भी पीएससीज होती हैं उनके अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति करता है, लेकिन इन्हें हटाता सिर्फ राष्ट्रपति। अब इसमें देखिए क्या होता है, नियुक्ति जो होगा पीएससी मतलब पब्लिक वो स्टेट कमीशन जो होते हैं उनकी अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन उनको हटाता सिर्फ राष्ट्रपति है, वो राज्यपाल के पास पावर नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वह राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। भाई राज्यपाल को ऐसा लगता है कि संवैधानिक रूप से राज्यों में काम नहीं हो रहा है तो वो क्या करता है, वो सीधे उठा के राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है कि भाई स्टेट में संवैधानिक रूप से कार्य नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं ये दरखास्त करता हूँ, मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर लगा दीजिए स्टेट में। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल जब लगा देते हैं तो राज्यपाल के पास सारी पावर आ जाती है और राज्यपाल ही वहाँ पर आपका जो है राज्यपाल अपने एक या फिर सेंट्रल जो भी आदमी नियुक्त करता है वो वहाँ पर काम करता है। फिर वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। जैसे भाई जितने भी राज्य में जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें कुलपति होते हैं, उनके ऊपर भी एक कुलाधिपति होता है, वो राज्यपाल होता है। ठीक है, कुलाधिपति जो होता है वो राज्यपाल होता है और कुलाधिपति मतलब राज्यपाल ही कुलपतियों की नियुक्ति करता है। वह राज्य विधानसभा को के सत्र को आहूत और सत्रावसान करता है। अब इसको समझ लीजिए, आहूत और सत्रावसान होता क्या। आहूत का मतलब होता है बुलाना। ठीक है, किसी भी चाहे केंद्र हो या राज्य हो। ठीक है भाई, आपने देखा होगा विधानसभा में सत्र लगते हैं, सत्र का मतलब बैठकें होती हैं। ठीक है, जब आप टीवी वगैरह पे देखते हैं तो साल में 3 बैठकें होती हैं, और जब कोई भी बैठक होने वाली होती है तो उससे पहले राज्यपाल जो है उसको सत्र को आहूत करता है। आहूत का मतलब ये होता है कि वो बुलाता है, तभी जो है क्या नाम है राज्य विधानसभा में जो है बैठकें होती हैं या राज्य विधान परिषद में बैठकें होती हैं। ठीक है, सत्रावसान का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए जो मॉनसून सेशन जो होता है, विंटर सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है। ठीक है, तो मॉनसून सेशन मान लीजिए खत्म होने वाला है तो वो क्या करेगा, वो सत्रावसान कर देगा उसको। सत्रावसान मतलब हाँ भाई वो आधिकारिक रूप से ये कह देगा कि अब जो है ये सत्र जो है खत्म होने वाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वह राज्य विधानसभा को विघटित भी कर सकता है। ठीक है, अगर उसको ऐसा लगता है कि राज्य में जो है या फिर मुख्यमंत्री उसको ये कहता है कि आप राज्यसभा और विधानसभा को विघटित कर दीजिए, तो राज्य विधानसभा जब भी विघटित होगी तब अपने तब नए चुनाव होते हैं। या फिर अगर वो ये कहती है आपका जो है राज्यपाल जो है ये देखता है कि किसी भी दल के पास बहुमत नहीं रह गया है तो वो राज्य विधानसभा को विघटित कर सकता है। वह प्रत्येक चुनाव के बाद विधानसभा को संबोधित करता है। जैसे जब भी 5 साल में चुनाव होते हैं, जब 5 साल में चुनाव के बाद जब पहली बैठक होती है, ठीक है, विधानसभा की पहली बैठक होती है, तब वो उस बैठक को संबोधित करता है। फिर है वह प्रत्येक वर्ष पहले सत्र को संबोधित करता है। जैसे एक साल चला गया, फिर दूसरा साल जब नया आता है और जब उस साल का पहला सेशन होता है तब वो पहले सेशन को वहां पर संबोधित करता है। ठीक है, जब विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है जो आपने देखा होगा ऊपर बैठा रहता है और वो बताता है कि आप मत बोलिए, आप बोलिए। ठीक है, तो अगर वो अध्यक्ष या फिर उसके बाद जो होता है उपाध्यक्ष, दोनों का पद अगर खाली होता है तो वो विधानसभा के किसी सदस्य के कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है। मतलब वो जो है कोई भी किसी भी जो व्यक्ति होते हैं जो वहाँ पे सदस्य होते हैं उनसे उनको नियुक्त कर सकता है कि आप जो है अब अध्यक्ष का पद संभालिए। फिर है वह राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों का छठे भाग, मतलब जैसे राज्य की विधानसभा होती है उसमें से 1/6 लोगों को, ठीक है, 1/6 मान लीजिए किसी विधानसभा में जो है आपके 300 लोग हैं। ठीक है, तो 300 लोग हैं मतलब आपका 1/6 लगा लीजिए, आप 1/6 हो गया 50 लोग, तो 50 लोगों को वो नामित कर सकता है। नामित कर सकता है मतलब वो अपनी अपनी इच्छा तो नहीं होती, वो मुख्यमंत्री जिन जिन लोगों को बताएगा, जो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते लेकिन जो दिग्गज लोग हैं जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया, और बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो तो केंद्र में जाते हैं राज्यसभा में। लेकिन ऐसे ही स्टेट में अगर आपको लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अच्छे हैं लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ सकते, तो उनको विधान परिषद में जगह दे दी जाती है और उसमें कुल टोटल कैंडिडेट का 1/6 भाग जो है वो आपका जो है नियुक्त किया जाता है।
ठीक है। अब उनमें कौन कौन से लोग होते हैं जो कला से संबंधित हो, साहित्य से हो, विज्ञान से हो, सहकारिता आंदोलन से हो, समाज सेवा से हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, वह विधानसभा के वह विधानसभा में एक सदस्य को आंग्ल भारतीय समुदाय को नियुक्त करता है। मतलब एंग्लो इंडियन को अगर वो देखता है कि एंग्लो इंडियन कोई भी नहीं है, तो विधानसभा में वो एक आदमी को आपका जो है नामित कर सकता है। फिर है विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता। मतलब उनको, निरर्हता का मतलब होता है कि उनकी एलिजिबिलिटी को देखने के लिए पर निर्वाचन आयोग से विमर्श करने के बाद उस पर निर्णय लेता है। जैसे मान लीजिए, एक नियम यह है कि अगर कोई भी सदस्य 60 दिनों तक विधानसभा में वो इस विधानसभा में अपनी हाजिरी नहीं लगाता है, तो वो निरर्ह, मतलब वो जो है इन एलिजिबल हो जाता है विधानसभा में बैठने के लिए। अब वो कैसे डिसाइड करेगा? राज्यपाल जो है वो आपका जो है निर्वाचन आयोग से उससे विमर्श करेगा और उसके बाद जो है निर्णय ले लेगा, लेकिन अंतिम निर्णय राज्यपाल का ही होता है। फिर है, जब विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो तब अध्यादेश जारी कर सकता है। मान लीजिए स्टेट में कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो गई कि उसमें जो है आपका तुरंत कानून बनाने की जो है ज़रूरत है, लेकिन विधानसभा में तो सत्र लग ही नहीं रहे हैं भाई, अभी टाइम ही नहीं है सत्र का। तो राज्यपाल के पास पावर होती है कि वो जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन राज्यपाल के पास ये खुद की पावर नहीं है। मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जो कहेगी उसी पर ही उसको अध्यादेश जारी करना पड़ेगा। ठीक है। वह मतलब राज्यपाल राज्य विद्या आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है। ठीक है। भाई जो कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो स्टेट्स को भी रिपोर्ट भेजता है उस स्टेट के बारे में जो भी चीज़ होती है। फिर राज्य लोक सेवा आयोग मतलब जो पीएससीज होती हैं, ठीक है, आपका पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं, राज्य वित्त आयोग जो होता है, ये सब के सब रिपोर्ट जब राज्यपाल को देते हैं और राज्यपाल उसको विधानमंडल में आपका जो है वो पेश करवाता है। ठीक है। फिर है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास शक्तियां जो होती हैं। देखिए जैसे मान लीजिए लोकसभा वो सॉरी राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद ने कोई भी कानून बना के उसको पास करके अंतिम समय में वो राज्यपाल के पास जाता है ना साइन होने के लिए, तो राज्यपाल के पास 4 पावर होती हैं। राज्यपाल के पास कौन कौन सी पावर होती है? बस स्वीकार कर सकता है, उस पर साइन कर सकता है, वो एक्ट बन जाएगा तुरंत। फिर है, वह रोक सकता है, वो रोक लगा सकता है अपने पास, वो नहीं आगे नहीं बढ़ाएगा। तीसरे नंबर पे है पुनर्विचार के लिए वह वापस भेज सकता है। मतलब वो ये देखता है कि नहीं यार ये कानून मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो वो क्या करेगा, दोबारा पुनर्विचार के लिए वापस भेज देगा। लेकिन अगर वही कानून सेम रूप से दोबारा अगर उसके पास आता है, तब उसको उसको जो है साइन करना जरूरी होगा। ठीक है। फिर है, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। वो ये देखता है कि कोई कानून ऐसा है जो कि आपका जो है ठीक नहीं है, और उसको जो है राष्ट्रपति के लिए वो खुद साइन नहीं करेगा, लेकिन वो राष्ट्रपति को रिकमेंड कर देगा, राष्ट्रपति के पास वो भेज देगा। ठीक है। फिर उसके बाद सारी पावर जो है वो राष्ट्रपति के पास आ जाती हैं। फिर है, वह सुनिश्चित करता है कि राज्य विधानमंडल में बजट समय पर रखा जाए। भाई बजट का समय होता है, ठीक है, ज़्यादा लेट ना हो, ज़्यादा जल्दी ना हो, तो वो ये सुनिश्चित करता है कि समय पर जो है वो आपका बजट जो है वो पेश किया जाए। धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही विधानसभा में रखा जा सकता है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा धन विधेयक, वित्त विधेयक और सामान्य विधेयक में क्या अंतर होते हैं। ठीक है। देखिए संविधान और जीएस हिंदी में बस बता रहा हूँ, यूपीएसआई का कोई भी टॉपिक किसी भी तरीके से आप कहीं भी क्लास ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मैं ये कहता हूँ कि आप सिर्फ जो मैं वीडियो डालता हूँ आप उनको देखते रहिएगा बस। आप क्लासेस कहीं और से भी लेते रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जो मैं मटेरियल डाल रहा हूँ आप उसको सिर्फ देखते रहिए, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है। तो धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्वानुमति से विधानसभा में रखा जाता है। ठीक है। मतलब जो धन विधेयक होता है पहले राज्यपाल से पूछा जाएगा, उसके बाद ही वो विधानसभा में आपका जो है पारित किया जाएगा। राज्य की आकस्मिक निधि जो होती है वो राज्यपाल के अंदर होती है। मतलब राज्य की आकस्मिक जो आपका इमरजेंसी सिचुएशन में जो निधियां होती हैं वो राज्यपाल के पास होती हैं। ठीक है। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करता है। देखिए जो पंचायत होती हैं, नगर पालिकाएं होती हैं, ठीक है, इनकी स्थिति को जानने के लिए कि भाई इनमें वित्तीय पैसा वैसा है इनके पास या नहीं है, तो राज्यपाल क्या करता है, हर 5 साल में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाता है। ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होता है वो रिपोर्ट करता है आपका जो है राज्यपाल को। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से विचार करेगा राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की को नियुक्ति करने में। मतलब जो स्टेट में जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति राज्यपाल से विचार विमर्श करता है। ठीक है।
जहां तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार विस्तार को उन मामलों में उसे किसी व्यक्ति को दंड को माफ करने की शक्ति है। मतलब जैसे राज्य की कार्यपालिका शक्ति का मैं कह रहा हूँ, एक राज्य की कार्यपालिका शक्ति पूरे राज्यों में होती है, ठीक है, एक पूरे स्टेट में होती है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो पावर होती है। तो राज्य के अंदर अगर कोई ऐसा कानून के तहत कोई अगर जेल गया है या फिर उसको फांसी हुई, कुछ भी हुआ है, ठीक है, मैंने इसको डिटेल में इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसके लिए मैं एक सेपरेट पावर बताऊंगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल की दंड को माफ करने की शक्तियां। अभी मैं सिर्फ इतना बता दे रहा हूं कि अगर राज्य के अंदर राज्य की विधि मतलब राज्य के किसी कानून के तहत किसी को अगर दंड हुआ है तो राज्यपाल के पास पावर है कि वो जो है उसको माफ कर सकता है। वह जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। मतलब आपने देखे होंगे जो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं उनमें जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति जो होती है वो राज्यपाल करता है। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल के पास विवेकाधिकार कौन से होते हैं? तो किसी विधेयक को वह राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। विवेकाधिकार का मतलब समझ रहे हैं? विवेकाधिकार का मतलब यह है कि अब राज्यपाल मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद से नहीं पूछेगा, ये पावर्स उसकी खुद की पावर है, ठीक है, इसके लिए वो किसी की अनुमति नहीं लेगा, ठीक है। पहली पावर क्या है? किसी विधेयक को वह राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, उसका मन चाहेगा किसी भी विधेयक को वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, उसके लिए मुख्यमंत्री या उसकी परिषद उसको कोई भी जो है रोक टोक नहीं सकती। दूसरा है राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। उसको ऐसा लगता है कि राज्य में जो है अब संवैधानिक रूप से कार्य नहीं हो रहे हैं तो वो राष्ट्रपति को ये कह सकता है कि आप जो है अब जो है उसके प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। अतिरिक्त केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक के रूप में, मान लीजिए कोई राज्यपाल जो है वो एक स्टेट का भी राज्यपाल है और उसको किसी यूनियन टेरिटरी के शासक प्रशासक के रूप में भी नियुक्त किया जाता है। तो यूनियन टेरिटरी का प्रशासक जो होता है उसको पावर्स होती हैं कि वो वहाँ पर कुछ भी कर सकता है। तो लेकिन यूनियन टेरिटरी का जब वो प्रशासक होता है तब उस राज्य की मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद ये नहीं कह सकती कि आप उस यूनियन टेरिटरी में आप ये काम करिए, वो नहीं कह सकता। फिर है राज्य के विधान परिषद एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। अगर वो ऐसा करता है कि राज्य के विधान परिषद और प्रशासनिक मामलों में वो कह सकता है कि मुख्यमंत्री से कि आप भाई जानकारी बताइए हमें, ठीक है, लिखित में हमें भेजिए क्या क्या काम हुए हैं अभी तक। फिर है किसी दल का बहुमत ना होने पर या मुख्यमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाने पर वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। मान लीजिए किसी दल का बहुमत नहीं रहा या मुख्यमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है तो राज्यपाल के पास पावर है कि वो जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। ये सारी की सारी उसकी जो है पावर्स विवेकाधिकार है। मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके लिए वो किसी से नहीं पूछेगा, वो किसी से बंधा हुआ नहीं है, ये पावर उसकी खुद की पावर है, जब मन करेगा तब वो इसको यूज करेगा। फिर है राज्य विधानसभा में विश्वास मत ना हासिल होने पर वह मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। भाई वो ये देखता है कि राज्य विधानसभा में जो है जो मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद थी, ठीक है, उसको तो अब मतलब एक तरीके से उसको विश्वास मत हासिल ही नहीं है, मतलब उसकी बहुमत नहीं रहा तो वो ऑटोमेटिकली जो क्या करेगा वो पूरी की पूरी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देगा, नए चुनाव की घोषणा कर देगा। फिर है मंत्रिपरिषद के अल्पमत होने पर, ठीक है, मंत्रिपरिषद के अल्पमत होने पर राज्य विधानसभा को विघटित कर सकता है। जैसे मैंने ऊपर बताया कि वो ये देखता है कि मंत्रिपरिषद जो राज्य मुख्यमंत्री की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसमें कई सारे मंत्री होते हैं, जल निगम के मंत्री जैसे आप देखते हैं ना स्टेट में, ठीक है, वो मुख्यमंत्री की सहायता के लिए होते हैं। तो वो ये देखता है कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के पास बहुमत नहीं रहा, मतलब उसकी पार्टी में, जैसे अभी आपने देखा ना उसमें स्टेट में क्या होता है कि जैसे अभी राजस्थान में हो रहा है कि जो सचिन पायलट हैं वो विधायकों को अलग करके और जो है पूरी सरकार गिराने के चक्कर में है, ठीक। तो ऐसा ही समझ लीजिए कि अगर ऐसा होता है तो राज्यपाल के पास पावर है कि अगर वो देखता है कि अब तो सरकार अल्पमत में आ गई है, मतलब उसके पास पूरा बहुमत नहीं है, ठीक, तो वो क्या करेगा, तुरंत उनको बर्खास्त करके लोकसभा को वो राज्यसभा को सॉरी राज्य विधानसभा को वो विघटित कर देगा और नए चुनावों की घोषणा करेगा। फिर है राज्यपाल राज्य का मुखिया होने के साथ केंद्र का प्रतिनिधि भी होता है। ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि वो राज्य का कार्यकारी प्रमुख भी होता है, राज्य का मुखिया भी होता है, उसी के नाम पर सारे राज्य के काम होते हैं और वो केंद्र का प्रतिनिधित्व भी करता है। केंद्र का वो प्रतिनिधि भी होता है जो केंद्र को समय समय पर राज्य की खबरें देता रहता है। फिर कुछ देख लेते हैं कि इनसे संबंधित कुछ अनुच्छेद, जो कुछ आर्टिकल्स, कभी कभी सीधे आर्टिकल्स आ जाते हैं कि राज्य के राज्यपाल निम्न में से किस आर्टिकल में दे रखा है, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो ठीक, नहीं याद होगा तो तुक्का मारोगे। जैसे आर्टिकल 153 153 में दिया गया है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे।
फिर है आर्टिकल 154 में ये दे रखा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, जो राज्य की एग्जीक्यूटिव पावर होती है उसके बारे में बताया गया है। फिर है आर्टिकल 163, मंत्री परिषद का राज्यपाल को सहयोग देना, मतलब मंत्री परिषद जो होती है उसका राज्यपाल को सहयोग देना। मंत्री परिषद में कौन कौन होता है आपका, एक होता है मुख्यमंत्री और कई सारे मंत्री होते हैं, उनको वो जो है वो राज्यपाल को जो है सहयोग करते हैं। फिर है आर्टिकल 165, राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, ठीक है, एडवोकेट जनरल, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसकी क्या क्या पावर्स होती हैं और कैसे ये काम करता है। फिर है आर्टिकल 213, उसमें है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। आर्टिकल 213 जो है, और राष्ट्रपति की कौन सी है वो जाके आप राष्ट्रपति में देखिए, राष्ट्रपति अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी कर सकता है। और जब ये दोनों टॉपिक अब कंप्लीट हो गए हैं, अब मैं जब वीडियो लाऊंगा तो मैं ये आपको बताऊंगा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल में कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, और क्योंकि देखिए दोनों ही प्रमुख हैं, ठीक है, एक पूरे भारत को प्रतिनिधित्व करता है और एक राज्य का आपका प्रतिनिधित्व करता है। तो दोनों के दोनों की पावर्स में कुछ सेम पावर्स हैं, उसकी राष्ट्रपति की पावर बड़े लेवल की होती है, लेकिन उन्हीं का छोटा फॉर्म जो होता है वो राज्यपाल का होता है। तो दोनों में क्या अंतर है, क्या समानता है, ये इसके लिए मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा एक, ठीक है। मैं कोई भी किसी भी तरीके का कोई टॉपिक नहीं छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है 100%, जब आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़ेंगे, सही जगह से पढ़ेंगे तो आप 100% सिलेक्शन ले जाएंगे, ठीक है। तो राज्यपाल, आर्टिकल 213 में कहा गया है कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जरूर जुड़ जाएं, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। किसी भी तरीके की आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने एक और ग्रुप बना रखा है, वो आपको मिल जाएगा, एग्जाम बुक टॉक करके। तो वो जो है आप जो है वहाँ से जाके उससे आपस में बातचीत कर सकते हैं या मुझसे कुछ चीज़ पूछ सकते हैं। और अगर आपको यूपीएसआई के बारे में कुछ भी डिटेल में चीज़ चाहिए तो मैंने लगभग सारे टॉपिक के बारे में डिटेल वीडियो डाल चुका हूँ। आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए, जो वीडियो की प्लेलिस्ट जो होती है, चैनल की प्लेलिस्ट जो होती है, पहले चैनल में जाइए फिर प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे कि यूपीएसआई ऑल इन्फॉर्मेशन और यूपीएसआई प्रिपरेशन, इन दो नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। पूरी प्लेलिस्ट अगर देख सकते हैं तो देख लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा और लगभग सारी आपकी जो है क्वेरीज कंप्लीट हो जाएंगी। थैंक यू दोस्तों।